हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 18 मई को। उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मौलवी ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्रायः बीएचयू कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? भागीरथी नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये जहाँ मिलते हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग कहलाता है, और वहीं से गंगा नदी निकलती हैं। और दोस्तों, अगर ये पूछा गया हो क्वेश्चन में कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये 4 नदियाँ हैं जो भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ हैं। जाड़ गंगा, जानवी जिसे कहते हैं, भैरव घाटी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है। तिया गंगा, ये झाला नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। असी गंगा, ये गंगोरी में भागीरथी से मिलती है। और भिलंगना, ये खतलिंग ग्लेशियर टेहरी से निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, पंथी नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में बसे सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है, जिस पर निर्गुण भक्ति व दर्शन का गहरा प्रभाव है। कबीर, रैदास तथा दादू आदि संतों का वैराग्य युक्त आध्यात्मिक संदेश भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द धर्म सभा? धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा का गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की स्थापना की, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए बास्केटबॉल टीम? बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। और भी जो खेल खेले जाते हैं उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। खो-खो में 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। टेबल टेनिस में भी 1 या 2 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। बॉक्सिंग में 1 प्लेयर होता है। ताश के खेल में भी 2 प्लेयर होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होता है। चेस में 2 प्लेयर होता है। और स्नूकर में 1 प्लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों, भारत की साक्षरता दर है 74.04%, 74.04%। आइए अब कुछ 2011 की जनगणना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जब, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का और सबसे कम है अंडमान निकोबार का। वहीं अगर बात की जाए राज्यों की, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश राज्य का। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत में, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी जाती है। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। और दोस्तों, अब तक 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, मतलब 15 बार जनगणना हो चुकी है। और आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना ये 7वीं जनगणना थी जो हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा इज एसोसिएटेड विथ विच डांस? कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, जिनका जन्म 1915 में और मृत्यु हुई थी 1999 में, दक्षिणी भारत में केरल से युगांतकारी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। वह राज्य के मलप्पुरम जिले में थिरुनावाया की निवासी थी। उन्होंने मोहिनी अट्टम को शोकयुक्त निकट विलुप्त अवस्था से मुख्य धारा के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। दोस्तों आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था चावल दिया गया था, चावल है एक खरीफ फसल। आइए अब पढ़ लेते हैं जो खरीफ, जायद और रबी की फसलें हैं उनके बारे में। खरीफ फसल ये जो जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटा जाता है। इसमें है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें। जायद सीजन की प्रमुख फसलें हैं मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का, चना, हरा चारा, कपास, जूट, ज्वार, रेपसीड, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लोबिया, पत्तेदार सब्जी, खीरा, टिंडा, तोरई, भिंडी और अरबी, ये आदि शामिल हैं। और ये बोई जाती है मार्च से जून के बीच में उगाई जाती हैं जायद सीजन की फसलें। और रबी की फसलें होती हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीन, रिचका, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, आलसी, ये सभी रबी की फसलें हैं और इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च के महीने में काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है हुज ऑटोबायोग्राफी इज एंड देन वन डे ए मेमोयर, एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है। दोस्तों ये नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है, नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है एंड देन वन डे ए मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइटर डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है, यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है। यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेट किंग ऑफ पांड्य डायनेस्टी, पांड्य वंश का प्रतापी राजा कौन था। दोस्तों पांड्य वंश का प्रतापी राजा था श्रीमान बल्लभ। पांड्य देश के बाद के राजाओं में श्रीमान बल्लभ बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसका शासनकाल लगभग 815 से 832 ईस्वी तक था। उसने सिंघल द्वीप पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया और फिर चोल, पल्लव तथा गंग राजाओं को पराजित किया। इतिहासकार उसे एक प्रतापी राजा बताते हैं। वे मानते हैं कि उसी के प्रताप के कारण पांड्य राज्य एक महत्वपूर्ण और प्रबल राज्य बन सका, परंतु उसके अधीन भी पांड्य राज्य की समृद्धि अधिक वर्षों तक नहीं रही। चोल राजा परांतक प्रथम 907 से 949 तक जिसने शासन किया, उसने अपने राज्य का विस्तार करते हुए पांड्य राज्य को जीत लिया। अगला क्वेश्चन है दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच फेस्टिवल, दुर्गा पूजा किस त्यौहार में की जाती है। दोस्तों दुर्गा पूजा की जाती है नवरात्रि में। पूजा को गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र में नवरात्रि के रूप में, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा के रूप में, मैसूर कर्नाटक में मैसूर दशहरा, तमिलनाडु में बोमाई गोलू और आंध्र प्रदेश में बोमाला कोलुवू के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हुज एम्बेसडर वाज मेगास्थनीज हु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज द वाल, द वाल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। दोस्तों द वाल के नाम से पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। ऐसे ही हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से MS धोनी को जाना जाता है और चीकू के नाम से बुलाया जाता है विराट कोहली को चीकू के नाम से बुलाया जाता है। गब्बर के नाम से बुलाया जाता है शिखर धवन को बुलाया जाता है गब्बर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। दोस्तों अभी तक भारत में टोटल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में वर्तमान में कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इसमें दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे जयश्री बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट, बॉम्बे जयश्री का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों बॉम्बे जयश्री का संबंध था कर्नाटक राज्य से। बॉम्बे जयश्री एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत प्रशिक्षक हैं। उन्होंने गैर लाभकारी श्रुति फाउंडेशन की स्थापना की जो कर्नाटक संगीत के अध्ययन और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द समृद्धि योजना इन दिल्ली,
समृद्धि योजना को दिल्ली में किसने लॉन्च किया था? दोस्तों, समृद्धि योजना को दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल ने लॉन्च किया था, विनय कुमार सक्सेना ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFR? TFR का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, TFR का फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष मानी जाती है, जो प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट CRR? वर्तमान में CRR कितना है? दोस्तों, वर्तमान में CRR है 4.5%, 4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसकी मौद्रिक नीति समिति MPC जिसको बोलते हैं, मौद्रिक नीति समिति ने बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो, CR का फुल फॉर्म होता है CRR का, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात को शुद्ध मांग और समय देयताएं का 4.5% कर दिया है। शुद्ध मांग और समय देयताएं, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL का फुल फॉर्म होता है, NDTL का 4.5% कर दिया है CRR को। इसने किया है RBI के मौद्रिक नीति समिति ने। एज पर 2011 सेंसस विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। और बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार और भी क्या फैक्ट है, तो दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और बिहार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और बात करें जनगणना स्टार्ट कब हुई, तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई है। वहीं स्वतंत्र भारत में 1951 में पहली जनगणना हुई थी। दोस्तों, अभी तक टोटल 15 जनगणना हो चुका है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, लेकिन अगर बात करें आज़ादी के बाद की, तो 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए बास्केटबॉल टीम? बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, बास्केटबॉल टीम में होते हैं टोटल 5 खिलाड़ी। और भी जो खेल खेले जाते हैं उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, आइए पढ़ लेते हैं। बेसबॉल में होते हैं 9 प्लेयर, रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं, नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में अभी हमने पढ़ा 5 प्लेयर होते हैं, बॉक्सिंग में 1 प्लेयर होता है, ताश के खेल में 2 प्लेयर होते हैं, लॉन टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होता है, चेस में 2 प्लेयर होता है और स्नूकर में 1 प्लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन हुम वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाट? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच। ये मराठा साम्राज्य के नेतृत्व में थे सदाशिव राव भाऊ। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो अप्रैल 1526 में हुआ था जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था, उसके बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हु रोड द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है मिल्खा सिंह ने। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं इसको, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर।
दोस्तों प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फेयर ऑफ बस्तर हेल्ड? बस्तर का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों बस्तर का मेला लगता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड पेमेंट विजन 2025? पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है? दोस्तों पेमेंट विजन 2025 लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तीव्र, सुविधाजनक, सुलभ और किफ़ायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से भुगतान विजन 2025 प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धनगर गजा डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? धनगर गजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों धनगर गजा नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। धनगर गजा महाराष्ट्र के सबसे रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहे, ग्वाले, भैंस पालने वाले और कंबल बुनकर इस अद्भुत प्रकार का नृत्य करते हैं। चरवाहों और खेतों में काम करने वाले पुरुषों को स्थानीय बोली में धनगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजेला मर्केल इज करेंटली द चांसलर ऑफ व्हिच कंट्री? एंजेला मर्केल वर्तमान में किस देश की चांसलर हैं? दोस्तों ये जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है क्योंकि मानव के शरीर के निर्माण में सबसे पहले कोशिका की भूमिका होती है। उसके बाद कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड घनानंद? घनानंद को किसने हराया था? दोस्तों घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त ने। पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में घनानंद का कत्ल कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों इसमें मेन हाथ था चाणक्य का। चाणक्य ने कसम खाया था कि वो घनानंद का साम्राज्य नंदवंश को बर्बाद कर देगा। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था और उसके बाद वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा क्योंकि घनानंद के द्वारा चाणक्य की बेइज्जती कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत के संगठन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज ए सारंगी प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक है? दोस्तों इसका आंसर आपको ऑप्शन से देना था। जो चारों ऑप्शन थे उनमें से कौन सारंगी वादक है वो आपको बताना था। ऑप्शन नहीं मिल पाया दोस्तों, तो आइए हम सारे सारंगी वादक जो भारत के हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, गोपाल मिश्र, सबरी खान, शकूर खान और पूज्य निर्दोष स्वामी सरदार। इनमें से अगर कोई आपके ऑप्शन में रहा हो तो वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मिंग डन बाय द फार्मर फॉर हिमसेल्फ इज कॉल्ड व्हिच फार्मिंग? किसान अपने लिए जो खेती करता है उसे कौन सी खेती कहते हैं? दोस्तों किसान अपने लिए जो खेती करता है उस खेती को कहते हैं जीविका कृषि। जीविका कृषि करने का एक प्रमुख प्रकार है। कृषकों द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम उपयुक्त होता है। जीविका कृषि को पुनः आदिम कृषि और गहन कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 प्रोहिबिट? सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 किस पर रोक लगाता है? दोस्तों ये रोक लगाता है कमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सरोगेसी पर। विधेयक में देश में कमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाने, सरोगेसी का दुरुपयोग रोकने के साथ ही निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर बिल्डिंग ए लार्ज रिजर्वायर कॉल्ड हौज ए सुल्तानी? निम्नलिखित में से किसने हौज ए सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया? दोस्तों सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था हौज ए सुल्तानी नामक बड़े जलाशय बनाने के लिए। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के ठीक बाहर एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया। इसे हौज ए सुल्तानी या राजाओं का जलाशय कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2000, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग स्टेबल पॉपुलेशन? भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? दोस्तों ये लक्ष्य वर्ष है 2045। 2045 में लक्ष्य रखा गया है स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का। हुज ऑटोबायोग्राफी इज प्लेइंग इट माई वे? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? दोस्तों प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का। और बात करें जनगणना 2011 के अनुसार और भी फैक्टों की, तो दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर भारत रत्न वाज गिवन टू सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में दिया गया था। 4 फरवरी 2014 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन व्हिच वाटर रीचेज ड्रॉप बाय ड्रॉप? सिंचाई की कौन सी विधि है जिसमें पानी बूंद बूंद करके पहुंचता है? दोस्तों इस प्रकार की सिंचाई को कहते हैं ड्रिप सिंचाई पद्धति। ड्रिप सिंचाई पद्धति के बारे में आइए जान लेते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 AD? 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? दोस्तों 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था शेरशाह के द्वारा। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, या जिसे हम बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, उस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं तराइन का जो युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध तराइन के जो हुए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। हो सकता है अगली शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बन जाए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह इज रिलेटेड टू व्हिच डांस? सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों ये संबंधित है भरतनाट्यम से। सोनल मान सिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता बनी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? चाल की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों चाल की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज वर्क इज डन अंडर मनरेगा? मनरेगा के तहत कितने दिन का काम किया जाता है?
दोस्तों मनरेगा के तहत टोटल 100 दिन का काम किया जाता है। मनरेगा योजना भारत के सभी राज्यों में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकांश करके ग्रामीण में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नरेगा योजना 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर नामक गांव में हुआ था। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 2009 में नरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा योजना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी व्हाइट स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने सफ़ेद खाने होते हैं। दोस्तों चेस बोर्ड में टोटल 32 सफ़ेद खाने होते हैं। शतरंज एक चौपाट के ऊपर 2 व्यक्तियों के लिए बना खेल है। इसके पहले वाले सेट में पूछा गया था कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों खेल और खिलाड़ी उसमें कितने खेलते हैं ये भी आप याद रखिएगा और पढ़ लीजिएगा। अभी पिछले शिफ्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। ऐसे ही कई खेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए आप और वहाँ से देख लीजिए कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। चौपाट के ऊपर कुल 64 खाने या वर्ग होते हैं, जिसमें 32 चौरस काले या अन्य रंग और 32 चौरस सफ़ेद या अन्य रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 हैं, जिसमें कथक ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत जो भी आपके ऑप्शन में रहे वो आपको सही करना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। मणिपुरी ये मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य और ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल कॉल्ड खिचड़ी सेलिब्रेटेड। फसल कटाई त्यौहार खिचड़ी नाम से कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों ये खिचड़ी नाम से उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, वहीं तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। असम में इसे माघ बिहू और गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 टू 360 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360 संबंधित है आपातकाल से। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में है राज्यों में आपातकाल और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड बोथ ग्रैमी एंड पद्मश्री अवार्ड्स। निम्न में से किसे ग्रैमी और पद्मश्री दोनों पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उसमें AR रहमान थे, तो इन्हीं को आपको सही का आंसर लगाना था। AR रहमान को ग्रैमी और पद्मश्री दोनों अवार्ड मिल चुका है। आइए इनको और कौन से अवार्ड मिले हैं एक बार पढ़ लेते हैं। पद्मश्री अवार्ड इनको 2000 में दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2010 में। एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक मिला है इनको। ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। बाफ्टा अवार्ड भी मिल चुका है और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। इन विच स्टेट इज द एलिफेंट केव लोकेटेड। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है कि हाथी गुफा पूछा था या हाथी गुम्फा। तो आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन क्या था और इसका क्या आंसर होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि हाथी गुम्फा शिलालेख ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरा है एलिफेंटा की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में शिव की त्रिमूर्ति की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये गुफाएं मुंबई से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कथक डांसर हैज़ बीन गिवन बोथ द पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। किस कथक नृत्यांगना को
पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोनों दिया गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा सितारा देवी। अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में सितारा देवी थी तो आपको ये राइट आंसर करना था। सितारा देवी भारत की प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक हैं। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और कालिदास सम्मान सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता थी। सितारा देवी नृत्य की शास्त्रीय कथक शैली की एक भारतीय नर्तकी, एक गायिका और एक अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर वाटर सोल्युबल विटामिन्स? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कॉलेज वाज स्टेबलाइज्ड बाय एनी बेसेंट? एनी बेसेंट के द्वारा किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषयों दोनों को पढ़ाया जाता था। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।